नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है वास्तु लिविंग में। कैसा रहा आपका पिछला सप्ताह? यकीनन आपने हमारे पिछले अंक का आनंद लिया होगा। दोस्तों, कहावत है लाइफ इज अ चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि इन चुनौतियों से, इन चैलेंजेस से आप जूझते कैसे हैं। वास्तु लिविंग में हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम आपका जीवन खुशहाल बना पाएं, और इसीलिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावड़ा। पल्लवी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले ही अंक को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा, बहुत ज्यादा पसंद किया कि एक दिलचस्प विषय है जिसके लिए बहुत कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अपने आप को जागरूक करना है कि परेशान नहीं होना है, मंत्र जाप नहीं करना है, जिसमें लोग परेशान हो जाते हैं कि ये चीज कैसे करेंगे, क्या इसका निवारण क्या है। थोड़ी सी चीजें इधर उधर करी, दिशा और दशा की हमने जैसे बात करी थी, तो काफी परिवर्तन आ सकता है। और आपने बच्चों की कंसंट्रेशन बिल्टअप करने के लिए बहुत अच्छी सलाह दी थी कि किस तरह से, किस स्टेशन में उनका डायरेक्शन में उनकी एक टेबल रखी जाए। मेरे ख्याल नॉर्थ ईस्ट का आपने जिक्र किया था, तो उनकी कंसंट्रेशन लेवल जो है बढ़ सकती है। चलिए अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अंक में हमने बातचीत को थामा था बैलेंसिंग फॉर्मूला पे, जहां आपने कहा था कि वास्तुशास्त्र में सभी एनर्जीज का बैलेंसिंग फॉर्मूला है, कैसे है उसके बारे में बताइए। जी, वास्तुशास्त्र में अर्थ के बारे में कैसे बैलेंस किया जाए उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जो अलग अलग ग्रह हैं उसमें अलग अलग एनर्जियां ना होने की वजह से वहाँ पे पशु पंखी जीवन, मनुष्य जीवन पॉसिबल नहीं है। अर्थ पे है क्योंकि यहाँ पे कई तरह की एनर्जी है, और ये एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन के थ्रू आती है, जिसकी वजह से दिशाओं से, उनके नाम के थ्रू, उनका क्या नेचर है, वहाँ से कौन सी एनर्जी आ रही है, जिसको हम जान सकते हैं। वास्तुशास्त्र की असर सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तुशास्त्र पंच तत्वों का मेन बेसिक 5 जो एलिमेंट है, वाटर, वुड, फायर, अर्थ और मेटल, उसके जरिए सारा बैलेंसिंग फॉर्मूला आया है जी। सो नेचर पे इफेक्ट करता है, पशु पंखी पे होता है, वनस्पति के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है। इंसान की बॉडी के भी जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं वो वाटर, वुड, फायर, अर्थ और मेटल होते हैं, चाहे वो शरीर किसी का भी हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड का, लेकिन इंसान इंसान होते हैं। और बात यह है कि जो पंच तत्वों की फॉर्मूला है, सो वास्तु के अनुसार आवास प्लस अस्तु, उसका हम संस्कृत ट्रांसलेशन करते हैं। आवास का मतलब होता है हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं या जब हम रहते हैं, वो चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा बिजनेस का प्रीमाइसिस हो। अस्तु का मतलब होता है उसको संपूर्ण बनाता है, इट्स कॉल्ड वास्तु। अब संपूर्णता की डेफिनेशन कोई एक तरह की नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण हर चीज के लिए अलग अलग चीजें हैं। अगर आज आपके पास एक कार है तो आप शायद सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं दूसरी आ जाती है तो आप बोलते हो आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन थर्ड वन उससे भी नहीं होता है। सो सेटिस्फेक्शन का कोई एक फिक्स रेशियो नहीं होता है। तो संपूर्णता की डेफिनेशन वास्तु के अनुसार ये नहीं है कि आप 1 मिलियन का घर बनाओगे या आप 10 मिलियन का बेडरूम बनाओगे या इतने मिलियन का फर्नीचर बनाओगे। आप चाहे जमीन पे सो जाओ बट आपको आसानी से नींद आ जाए, तो वास्तु ये कहता है कि वास्तु के अनुसार का बेडरूम है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आम इंसान की जो रूटीन स्टाइल है, जैसे वो जन्म लेता है, उसकी शादी होती है, रिश्ते होते हैं, उसकी हालत होती है, वो कोई काम करता है तो उसका कैरियर होता है, उसके बच्चों से रिलेटेड, उसके घर में जो एल्डर पीपल होते हैं उनकी हालत से रिलेटेड। सो उसकी ज़िंदगी के आसपास जितनी भी अहम चीज़ें हैं, या आप ये बोल सकते हो कि अहम पासे हैं, उसको कैसे आसानी से उसको सारी चीज़ों को अच्छा रखा जाए, तब एक आदमी सेटिस्फाइड होता है। पल्लवी, यही अगला सवाल है मेरा कि जब हम जीवन को खुशहाल बनाने की बात करते हैं, सरलता जीवन में लाने की बात करते हैं, हम सब ने अपने जीवन को कहीं ना कहीं टफ, कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं, अपने लिए परेशानियां खुद खड़ी करी हुई हैं। उस बीच जब आके आप का तो मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आपसे तो हम जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं, कई वास्तु कंसल्टेंट आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आप घर जो है इस दिशा में होना चाहिए, सोना आपको इस दिशा में चाहिए, उठना आपको इस दिशा में चाहिए। ये सब बातें कंफ्यूजन कर देते हैं कि सारी दुनिया अगर ईस्ट में घर लेने लगे या सारी दुनिया एक ही दिशा में सोने लगे, तो ये बताइए कि वास्तु जो है क्या व्यक्ति दर व्यक्ति हर एक के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है, या सभी के लिए समांतर रूप से, सभी के लिए एक ही तरह से काम करता है? जी, आपने मेरे सवाल के जवाब खुद ही दे दिया है कि वास्तु के अनुसार हर आदमी का वास्तु इंडिविजुअल होता है। हर आदमी के लिए फायदेमंद दिशा और नुकसानदेह दिशा अलग अलग हो सकती है। और साथ में ये भी इतना ही ज़रूरी है कि अगर वो एक ही फैमिली मेम्बर हो, जैसे फादर और सन,
बाप और बेटा जिसको बोलते हो, या दो ब्रदर्स होते हैं एक घर में, तो दोनों की चीज़ें भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। कई बार हमें ये सवाल पूछा जाता है कि एक घर के अंदर 3-4 लोग रहते हैं, तो हम हर एक के फेसिंग के मेन डोर को बना नहीं सकते हैं। जैसे एक आदमी के लिए नॉर्थ अच्छा हो, या एक आदमी के लिए ईस्ट अच्छा हो, या किसी के लिए वेस्ट अच्छा हो, तो वास्तु कंसल्टेंट तीनों डोर नहीं बनाएगा आपके लिए, डोर तो एक ही बनेगा। तो उसके लिए वास्तु के अंदर कुछ कॉमन प्रिंसिपल दिए गए हैं। डोर तो एक ही बनेगा। इससे पहले कि आप वो बता रहे हैं, तो क्या उसका आधार क्या रखा जाता है? उसका आधार क्या ये रखा जाता है कि जो घर का मुखिया है या घर का जो ब्रेड अर्नर है, उसी को आधार रखा जाता है क्या? बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे घर के अंदर मेन पर्सन जो होता है, जैसे एक फैमिली के अंदर 2 बच्चे हैं और एक हस्बैंड एंड वाइफ है, तो पहले उस घर का मेन सोर्स जो है वो उसका हस्बैंड है, जो एक्टिविटी करते हैं, कैरियर है, जो बच्चों के लिए परवरिश करते हैं, पूरी फैमिली को संभालता है। तो जो आदमी मेन एक्टिवेट होता है, कई बार अमेरिका में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो हम दोनों की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हैं। तो इसका मतलब अगर हस्बैंड वाइफ की अपोजिट डायरेक्शन हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करें तो हम दोनों के लिए अलग अलग डोर बनाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें वास्तु के अंदर ये दिया गया है कि घर का जो मेन सदस्य होता है उसके अनुसार हम पहली दिशा को फॉलो अप करते हैं। कई बार यहीं पे पल्लवी जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि हस्बैंड अगर ब्रेड अर्नर है, तो ये हर बारी इस बात को बदलते समय के अनुसार ये नहीं कहा जा सकता कि ही विल बी द बेस्ट इन द फैमिली। तो क्या वहां पर घर का जो स्ट्रॉन्गेस्ट जिसके एलिमेंट होगा, या जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट सनसाइन होगा, या जिसके स्टार्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, उसको कंसीडर करके आप उस घर का द्वार या इस चीज के फैसले नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि जिस आदमी को आप मेन समझते हो उसके थ्रू ही सारी चीजें होनी है। अगर बच्चों का मान लो कि घर का सबसे छोटा बच्चा है, उसका डायरेक्शन चार्ट बहुत बेहतरीन है सारे लोगों के मुकाबले, बट वो अभी 2 साल का है, तो मैं उसके अनुसार पूरा मकान डिजाइन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अनुसार उसकी जितनी भी एक्टिविटी है वो तेज हो जाएगी। बट उसकी मेन एक्टिविटीज क्या है? छोटा सा बच्चा है तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेगा, वो खेलकूद करता है, वो लाइफ के लिए इतना सीरियस नहीं, ना उसको कमाने जाना है। तो ये जो बातें हैं कि जो सबसे बेहतरीन डायरेक्शन चार्ट है उसको पकड़ के हम घर बनाएं, तो ये बात नहीं हो सकती है। हाँ, हस्बैंड वाइफ के अंदर ये बात जरूर हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सिंगल वुमन के लिए हम लोग कंसल्टिंग करने के लिए मिल जाते हैं, तो ऐसे घरों में ऐसा हो जाता है कि घर का मेन सदस्य वो फीमेल ही होती है जी। तो फिर हम उनके मेन समझ के उसके अनुसार सारी चीजें बनाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन अलग है और पर्सन टू पर्सन आंसर अलग है। जब हम किसी बुक को लिखते हैं या मैगजीन के अंदर कोई आर्टिकल बनाया जाता है, उसमें जो चर्चा होती है वो जनरल वास्तुशास्त्र के बारे में होती है कि भाई वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन ये है। लेकिन जब आप अपना घर बताते हो या अपने घर के बारे में आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, तब हम जनरल वास्तु को सिर्फ उसके मेन अहम प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं, बट घर हम उस पर्सन के हिसाब से बनाते हैं जो फैमिली हमें मिलती है। जी जी। वास्तु लिविंग में ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, और उसके बाद कार्यक्रम के दौरान ध्यान रखिएगा, आपको एक यूजफुल एडवाइस मिलने वाला है जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। ये सब आगे आने वाला है वास्तु लिविंग में। और जहां पर अभी पल्लवी ने बात करी एक परिवार के बारे में, ये फॉर्मूला या ये कहें कि वास्तु की ये चीज न्यूक्लियर फैमिली में किस तरह से काम करती है और जॉइंट फैमिली में किस तरह से काम करती है, उस पर हम बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सबका फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग। पल्लवी, ब्रेक से पहले हमने बातचीत करी एक परिवार में कि जिस तरह से उनका मुख्य द्वार किस तरह से होना चाहिए, या कुछ वास्तु की जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उस घर के मुखिया जो ब्रेड अर्नर है उनको जहन में रख के करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेफर हो जाता है कि ये एग्जाम्पल न्यूक्लियर फैमिली का है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली हो कि घर तो दादाजी का है, अब उसमें बेटा भी रह रहा है, उनका पोता भी रह रहा है, दादाजी रिटायर्ड हैं, उस सिचुएशन में कैसे करते हैं? कई बार आपने अपने नेबरहुड में ये देखा होगा कि एक आदमी एक घर बनाता है
और वो घर में वो इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि पूरी दुनिया उसको जानती है। उसके बाद उसका बेटा आता है तो पूरी लाइफ उस बेटे की उसी मकान में अगर गुजरती है तो वो आम नॉर्मल इंसानों की तरह जाती है। लेकिन कई बार उसका ग्रैंडसन जो उसका पोता आ जाता है और वो वही प्रॉस्पेरिटी हो जाती है जो कि उसके ग्रैंडफादर की थी। हम कई बार ये देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु जब कोई कंसल्टेंट इस बात को एनालिसिस करेगा तो वो ये देखता है कि जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन थे उसके डायरेक्शन चार्ट के अनुसार बाकी की सारी रचना और जो सिस्टम बनी हुई थी या जो मेन डोर बने हुए थे, बाकी की इंटरनल सिस्टम थी, वो सारी सही थी, जिसकी वजह से उन दोनों को उसके एडवांटेज फायदे मिले। लेकिन उनका अपना बेटा जो कि एक सेकंड उसमें से पीढ़ी निकलती है, उनके अनुसार वो चीज़ें रॉन्ग जाती थी। तो कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी वो जो सक्सेस चाहते थे उसकी मेहनत के हिसाब से उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। सो बेसिकली जॉइंट फैमिली की बात जब आती है तो घर का मुखिया जो होता है वो देखा जाता है। लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि जॉइंट फैमिली में कई बार एल्डर पर्सन होते हैं, तो वास्तु के अनुसार हम एज के हिसाब से कौन मेन आदमी है वो नहीं चेक करते। हम ये देखते हैं कि इस घर में मेन ब्रेड अर्निंग बटर या इस घर का मेन सदस्य कौन है जो कि परिवार को संभालता है, चलाता है, जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। कई बार माँ बेटे होते हैं तो भी उस घर में बेटा मेन सदस्य बन जाता है। सो हर बार सिचुएशन में ये देखा जाता है कि हमें किस तरह की फैमिली मिली है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। सो 3 ब्रदर अगर एक घर में काम करते हैं और उनके पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के हेल्थ के बारे में देखा जाता है। लेकिन सबसे घर का बड़ा ब्रदर है जो कि एल्डर ब्रदर है, उसके बारे में हम मेन कोशिश घर के डोर के लिए देखते हैं। लेकिन बाकी के जो 2 लोग हैं उनके अनुसार चीज़ें भी बनती है, बट वो बेडरूम पोजीशन और वो जो अपने लिए पर्सनल इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जिससे उनकी घर के अंदर होम ऑफिस होती है या बाकी की, वो सब छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है। जी जी पल्लवी, हम ब्रेक के पहले आप हमारी जब बात शुरू हुई थी तो 5 धातुओं से शुरू हुई थी, 5 एलिमेंट्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी येट एट द सेम टाइम फॉर आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। कहीं पे भी इम्बैलेंस हुआ तो बात गड़बड़ा जाएगी। वहीं पे ये जो गड़बड़ाहट की जो हर कोई आजकल बात कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि इसका एक स्लैंग सा बन गया है कि इसका वास्तु बिगड़ा हुआ है। ये चीज़ इस तरह से है, ये ग्लोबल वार्मिंग इस वजह से है। एक वास्तु एक्सपर्ट इसको किस नज़रिए से देखता है? अगर आप मेरे थ्रू देखने चाहेंगे तो पूरी साइकिल चैनल की बदल गई है। जैसे हर सीजन चेंज हो गई है। जब विंटर शुरू होता है तब हमें ठंड नहीं लगती है, जब समर शुरू होता है उसके काफ़ी टाइम के बाद उसमें बारिश गिरनी शुरू हो जाती है, और जब बारिश होती है तब उसके वक्त समर शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू वास्तु जब अर्थ की सबसे पहले ये प्लेनेट जब बना था तो उसकी सॉलिडिटी, उसकी मेन चीज़ें क्या थी, यहाँ पे काफ़ी मेटल थे, काफ़ी तरह के गैस, ऑयल, बहुत सारे मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं, वो सारे इसकी मेन अहम चीज़ें थी। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस आगे बढ़ते गए, हम बहुत सारे इसमें से मेटल निकाल रहे हैं, हम सारे गैस निकाल रहे हैं, हम जो ज़मीन की कैपेसिटी के लिए जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। सारी चीज़ें निकलती कहाँ से? अर्थ के अंदर से निकलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ की जो सॉलिडिटी, वो जो उसकी मजबूती है वो सारी ख़त्म होती रहती है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि अर्थक्वेक आ रहे हैं। कई बार अभी आप नेचर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप काफ़ी फ्लूड, ये सारे लोग ये सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो सब नेचर की साइकिल चेंज होने की वजह से होती है। मैं आपको इसके बारे में ये बात ज़रूर बताऊंगी कि पूरे वास्तुशास्त्र